नमस्कार दर्शकों, डीडी पोर्टबे के विशेष कार्यक्रम द्वीप विकास और प्रशासन में आप सबका स्वागत है। समाज के हर वर्ग के लोगों की सहायता के लिए और उनके हित के लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हमेशा तत्पर रहता है। चाहे वो बच्चे हो, महिलाएं, पुरुष या फिर हमारी विधवा बहनें या फिर दिव्यांग भाइयों या बहनों के लिए हमेशा डिपार्टमेंट तत्पर रहता है, उनकी सहायता के लिए दिन रात कार्य करता है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। हम अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं सचिव सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट श्रीमती पल्लवी सरकार IAS का। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। नमस्कार जी मैडम, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि हम जानना चाहेंगे कि जो उद्देश्य हमने रखा हुआ है, जो एम एंड ऑब्जेक्टिव हमने रखा हुआ है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे इन लोगों के हित के लिए, उसके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। जी, समाज कल्याण विभाग जो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, हमारा मुख्य उद्देश्य हमेशा रहता है कि हम एक बेसिक सपोर्ट सिस्टम बने रहें जी। उन वर्गों के लिए जो समाज में कम सशक्त हैं, जैसे वल्नरेबल सेक्शंस जिनको बोलते हैं या लेस एम्पावर्ड सेक्शंस जो बोलते हैं, उनके लिए हैं। जैसे कि हमारे दिव्यांग जन हैं, कुछ हमारे वरिष्ठ नागरिक जितने हैं, सीनियर सिटीजन्स अबव द एज ऑफ 60 एंड 80 एंड बियॉन्ड। उनके अलावा जो विधवा महिलाएं हैं, हमारे विडोज़ जिनको बोलते हैं, डेस्टिट्यूट वुमेन जो बेसहारा जो महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं होती हैं जिनकी कोई सहारा नहीं होती है, फैमिली मेम्बर्स नहीं होते, ऐसे डेस्टिट्यूट वुमेन के लिए। इनके अलावा जो माइनॉरिटी सेक्शंस हैं और जो बच्चे हैं, खासकर 0 to 6 ईयर्स, 6 साल उम्र से कम वाले सब बच्चों के लिए हैं। और हमारे नारी इन जनरल विमेन एम्पावरमेंट, और खासकर उनमें भी खासकर जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स, इन सबको मिला के इनकी जो भी डेवलपमेंट हो, इनकी जो भी केयर और नेसेसिटी हो, ये सबकी स्कीम और देखभाल हमारी मुख्य उद्देश्य रहती है। मैडम, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 स्कीम के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बहुत ही अनिवार्य होता है, जैसे आपने प्रारंभ में भी कहा, तो इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा जानें मैडम। जी, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जो है वो हमारे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में आते हैं। ये स्कीम के तहत, जैसे नाम से ही आपको पता चल जाएगा, सक्षम आंगनवाड़ी मतलब आंगनवाड़ी एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम 0 to 6 ईयर्स के बच्चे जो हैं, 6 साल से कम उम्र वाले बच्चों की देखभाल करते हैं, उनके पोषण की जो ज़रूरत है उसकी देखभाल करते हैं। और इसी जगह पे हम प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स को भी ले आते हैं और उनको जो अवेयरनेस करना होता है, उनकी जो चेकअप वगैरह करनी होती है, इन जनरल एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी यही आंगनवाड़ी सेंटर्स में करते हैं। तो ऐसे जो जगह है आंगनवाड़ी, वो जगह एक बहुत ही वाइब्रेंट हिसाब से होनी चाहिए और वहाँ पे जो बेसिक नेसेसिटीज़ जिनको बोलते हैं नींव सुविधाएं, वो भी होनी चाहिए। तो इस हिसाब से सक्षम आंगनवाड़ी के नाम से स्कीम शुरू हुआ है, जहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सही ढंग से हो, एक प्ले एरिया हो बच्चों के लिए, एक स्टडी एरिया हो बच्चों के लिए, खाना खाने के लिए एक स्पेसिफिक जगह हो, उनके किचन अच्छे से मेंटेन किया हुआ हो, किचन गार्डन हो, ताकि उनके पोषण की जो भी ज़रूरत है वो भी इसमें ख्याल रखा जाए। तो इसको हम सक्षम आंगनवाड़ी, इलेक्ट्रिसिटी हो, टॉयलेट फैसिलिटीज़ हो, इसको हम सक्षम आंगनवाड़ी के रूप से जाने जाते हैं और इसी को स्कीम में भी, स्कीम के तहत हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो पोषण 2.0 है, उसमें हम लोग खास कर पोषण पे ध्यान दे रहे हैं। पोषण के साथ साथ इस बार हम लोग पोषण भी पढ़ाई भी वाले कॉन्सेप्ट में आंगनवाड़ी को डेवलप कर रहे हैं। यानी कि जो 3 से 6 साल वाले बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई जो प्री स्कूल एजुकेशन बोलते हैं, उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। और पोषण 2 में जो बच्चे, उनको हॉट कुक्ड मील दिया जाता है हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स में, उसके साथ साथ उनकी ग्रोथ मॉनिटरिंग, ना सिर्फ खाना देना बट खाने से क्या असर हुआ है बच्चे पे, क्या बच्चे का ग्रोथ सही ढंग से हो रहा है कि नहीं, सही मात्रा में बच्चे को खाना दिया गया है कि नहीं, ये सारे असेसमेंट हम पोषण 2 में करते हैं। और इसके लिए हमारी एक प्रॉपर ऐप, पोषण ऐप के नाम से बनी हुई है, जिसमें हर बच्चे की ग्रोथ मॉनिटरिंग होती है। जितने भी बच्चे आते हैं हमारे पास आंगनवाड़ी सेंटर्स में, उनकी क्या वेट है, हाइट के हिसाब से कितना वेट है, पिछले महीने कितना था, इस महीने कितना है, ये सारे मॉनिटरिंग होती है। तो ये सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2 के हमारे नए एस्पेक्ट्स हैं। जैसे आपने कहा कि आंगनवाड़ी का बहुत एक अहम रोल होता है, एक अहम भाग होता है, उसी प्रकार हम जानना चाहेंगे कि हमारे इन द्वीपों में, जैसे हम जानते हैं कि द्वीप जो है अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है और कई दूर तक हम जाते हैं, तो हमारे इन द्वीपों में आंगनवाड़ी कितने हैं और इनका जो बेसिक कार्य होता है हर जगह पे कैसे चलता है?
तो हमारे द्वीपों में टोटल कुल मिला के 720 आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं अलग अलग द्वीपों में, पोर्ट ब्लेयर से लेके पूरे कार्निक और ऊपर नॉर्थ एंड मिडल अंडमान तक हमारे टोटल 720 आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं। और इनमें जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था कि इनमें 6 अलग तरह के सर्विसेज देते हैं। 6 अलग में हम दोनों वर्ग यानी कि बच्चों को और उनकी माताओं के लिए भी इसमें दिया जाता है सर्विसेज। तो पहला है अच्छा खाना देना बच्चों के लिए, हॉट कुक्ड मील, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम के तहत इनको हॉट कुक्ड मील दिया जाता है। बच्चों को 3 to 6 years वाले बच्चों को वही के वही खाना दिया जाता है। उनके जो खाना देने के बाद जैसे हमने डिस्कस किया कि ग्रोथ मॉनिटरिंग भी की जाती है। इसके अलावा जो हेल्थ के साइड से जो भी इम्यूनाइजेशन करनी होती है बच्चों के लिए, बिलो 6 years के बच्चों के लिए जो भी इम्यूनाइजेशन है वो प्रोसेस भी हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलके हम लोग करते हैं। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स का खास करके हम लोग उनके जितने रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे आयरन एंड फोलिक एसिड रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उनकी भी मॉनिटरिंग होती है। वो भी हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ हम लोग आंगनवाड़ी सेंटर्स में करवाते हैं। इनके अलावा जनरल जो अवेयरनेस कैंपेन करना पड़ता है हमें, जब भी कोई महिला गर्भवती बनती है या स्तनपान कराने वाली कोई महिला है तो उनको पहले बार जब वो माँ बनती है तो उनको सिखाना पड़ता है कि ये चीज़ें करनी पड़ेगी आपको, चाहे अपने सेल्फ केयर के लिए हो चाहे बच्चे के लिए हो। तो वो दोनों हम लोग अवेयरनेस कैंपेन के माध्यम से वही आंगनवाड़ी सेंटर्स में सिखाते हैं। तो ये सारे हमारे इन जनरल आंगनवाड़ी सेंटर्स में होते हैं। इसके अलावा अभी जो नया हमारा शुरुआत है पढ़ाई भी का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे करवा रहे हैं, जहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हमारे हैं वो खुद बच्चों को एक बेसिक करिकुलम लेके पढ़ाते हैं। तो ये पोषण भी, पढ़ाई भी, कॉन्सेप्ट भी ये 6 सर्विसेज में आते हैं। ओके मैडम, स्वास्थ्य बालक बालिका स्पर्धा अभियान, इस अभियान के बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे। जी, स्वस्थ बालक बालिका जो अभियान है ये हेल्थी चाइल्ड कॉम्पिटिशन बोलते हैं हम इसको। और इसमें 2 कैटेगरी बनते हैं। एक तो 6 महीने से लेके 3 साल के उम्र तक के बच्चों के लिए, दूसरा है 4 साल की उम्र से 6 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए। तो ऐसे 2 कैटेगरीज में बनाते हैं। और हर साल हमारा पोषण माह जो है वो सितंबर महीने में हम लोग मनाते हैं। तो सितंबर महीने में ही ये स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा जो है उसको कंपटीशन हम लोग करते हैं, जिसमें हम लोगों का ये मुख्य उद्देश्य रहता है कि जितने बच्चे हैं हमारे आंगनवाड़ी में जो आते हैं, नहीं भी जो आते हैं, आसपास लोकेलिटी में जितने बच्चे हैं उनकी एक ग्रोथ मॉनिटरिंग करवाते हैं और देखते हैं कि बच्चा अंडरवेट है, मालनरिश्ड है या उसके स्टंटिंग है या उसमें वेस्टिंग है, ये क्या उसमें है ये चेक करवाते हैं। नॉर्मल बच्चा है कि नहीं, या कभी कभार ओवरवेट भी आजकल हम लोग देख रहे हैं कि सोसाइटी में ओवरवेट या ओबेसिटी भी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ये सारा चेक करते हैं और इसमें जो हेल्थी बच्चा है, मतलब जो नॉर्मल कैटेगरी में और सही मात्रा में जिनके बच्चे हैं उनको खाना दिया जाता है और सही इनका वेट एंड हाइट है, तो उनको एक कंपटीशन उनकी एक कंपटीशन बनी, उनको एक प्राइज़ या अवार्ड दिया जाता है। इसका मकसद ज़्यादातर ये है कि अवेयरनेस क्रिएट हो माताओं में कि बच्चे को कितना खाना कितने हिसाब से एक भरपूर पोषण दे, बैलेंस डाइट जो है बैलेंस डाइट दे, ताकि बच्चे अगर मांगते भी है फास्ट फूड या जंक फूड तो उसको थोड़ा कम करें ताकि उनमें ओबेसिटी ना आए। तो इस चीज़ को हम लोग अप्रिशिएट करते हुए जो माताएं अपने इस कर्तव्य को बहुत अच्छे से निभाती हैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए भी ये एक स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा हम लोग चलाते हैं। जी, मेरा अगला सवाल रहेगा कि कई सारे जो पेंशन स्कीम्स वगैरह दिया जाता है, बहुत ही अच्छी बात होती है क्योंकि कई सारे जो हमारे भाई बहन रहते हैं उनके पास कुछ रहता नहीं, आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब रहती है। तो वैसे में हम जो है ओल्ड एज पेंशन देते हैं, विडो पेंशन देते हैं और कई सारी पेंशन वगैरह देते हैं। इन पेंशन के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। जी, हमारे टोटल विभाग से हम 4 अलग तरीके के पेंशन देते हैं। पहला है हमारा ओल्ड एज पेंशन जो सीनियर सिटीजन्स के लिए दिया जाता है। अबव 60 के लिए 2500 पर महीना और अबव 80 के लिए 80 ईयर्स ऑफ एज के लिए 3000 रुपये दिए जाते हैं। उसके बाद आती है विडो पेंशन, फिर डेस्टिट्यूट पेंशन और एक दिव्यांगजन पेंशन है। ये सबके लिए इक्वल अमाउंट दिया जाता है, 2500 पर महीना दिए जाते हैं। इसमें बस एक डिफरेंस ये है, एलिजिबिलिटी सबकी ही बनती है
बट एक्सेप्ट फॉर डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी लोगों में आपके एलिजिबिलिटी के लिए डिसेबल्ड सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, और लेकिन इनका कोई इनकम लिमिट नहीं है। जैसे बाकी में 4,000 रुपये की इनकम लिमिट है, इनमें इनकम लिमिट कुछ भी नहीं है। तो कोई भी दिव्यांगजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू उनके पास फिजिकली हैंडीकैप्ड का कोई सर्टिफिकेट। ओके कई बार ये देखने को मिलता है कि विमेन के अगेंस्ट में जो है कई सारे वायलेंस होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस भी होते हैं। तो वैसे में आपकी तरफ से वन स्टॉप सेंटर करके एक इनिशिएटिव आपने लॉन्च किया है, इस इनिशिएटिव के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे आपसे। वन स्टॉप सेंटर जो है वो मिशन शक्ति के तहत मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर की एक स्कीम है, जहाँ पे हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में एक वन स्टॉप सेंटर होना ज़रूरी है। तो इस हिसाब से हमारे 3 वन स्टॉप सेंटर्स हैं तीनों डिस्ट्रिक्ट में। वन स्टॉप सेंटर में मुख्य हमारा मिशन रहता है, हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो भी महिलाएं कष्ट में है या डिस्ट्रेस में हमारे पास आती हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हो या फिर कोई भी तरह के एक्सप्लॉयटेशन के शिकार हो, अगर वो वन स्टॉप सेंटर आके पहुंचती हैं तो उनको एक फर्स्ट एड टाइप हम लोग करते हैं। जैसे कि इमरजेंसी एंड नॉन इमरजेंसी सर्विसेज, 2 अलग तरह के सर्विस देते हैं। इमरजेंसी सर्विस में ये करते हैं कि से जो लेडी आती है वो किसी ट्रॉमा में है, जैसे उन्होंने कोई एक एक्सीडेंट फेस की है या कोई डोमेस्टिक वायलेंस फेस की है और वो हमारे पास आती हैं, तो पहले हम उनका बेसिक काउंसलिंग करते हैं, मेंटल काउंसलिंग करते हैं कि ये आप थोड़ा शांत हो जाए। तो इसके हिसाब से हमारे पास काउंसलर्स रहते हैं वन स्टॉप सेंटर में ही। इसके अलावा उनको लीगल काउंसलिंग भी दी जाती है। से फॉर एग्जांपल उनके फैमिली में कोई परेशानी है एंड शी वांट्स टू ऑप्ट द लीगल साइड, जैसे कि वो किसी और तरह के लीगल डाइवोर्स अप्लाई करना चाह रहे हैं, सेपरेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उनको भी लीगल एडवाइजर्स हम लोग देते हैं। इसके अलावा पुलिस हेल्प भी प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे भी पुलिस की ज़रूरत पड़ती है। जो एक्सप्लॉयटेशंस में पुलिस फर्स्ट रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वैसे चीज़ों में पुलिस हेल्प भी दी जाती है। मेंटल काउंसलिंग के अलावा मेडिकल हेल्प अगर उनको ज़रूरी है वो भी देते हैं। एंड टेम्पररी स्टे के लिए 5 दिन तक हम लोग टेम्पररी स्टे के लिए भी इमीडिएट वन स्टॉप सेंटर में हमारी सारी सुविधाएं हैं। जहाँ पे महिलाएं डिस्ट्रेस में आए तो उनको हम लोग रख सकते हैं। तो ये हमारे वन स्टॉप सेंटर में जो भी सर्विसेज हैं इनमें आते हैं। जी, ओल्ड एज होम, बालिका निकेतन और होम फॉर द दिव्यांग, ये जितने हमारे इन द्वीपों में कितने हमारे पास हैं इस वक्त, और हम जानना चाहेंगे किस प्रकार इनके द्वारा जो है जितने भी लोग इनके पास आते हैं उनके लिए कैसे सर्विस दिया जाता है। पहले ओल्ड एज होम की हम बात करें तो हमारे पास एक ओल्ड एज होम है पुरुष के लिए जो फरारगंज में है, और एक ओल्ड एज होम है महिलाओं के लिए जो अट्टम पहाड़ में है। इसके अलावा हमारे पास बालिका निकेतन है, जो एक बालिका निकेतन है अट्टम पहाड़ में है, और दिव्यांगजनों के लिए एक स्पेशल होम है, वो भी फरारगंज में है। तो यहाँ पे जितने भी हमारे डिस्ट्रेस में आए हुए, चाहे वो ओल्ड एज हो, चाहे वो बच्ची हो, बिलो 18 ईयर्स के अगर लड़कियां हैं तो वो उनको हम लोग बालिका निकेतन में रखते हैं और सीनियर सिटीजन्स होम में रखते हैं। इनकी जो भी फंड रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो फूड के लिए हो, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ के लिए हो, वो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इनमेट्स, जितने बेनिफिशरीज हमारे पास हैं वो इन बेनिफिशरीज के हिसाब से इनके फाइनेंशियल असिस्टेंस मिनिस्ट्री से मांगी जाती है और फिर उस हिसाब से हमें दी जाती है। इनके अलावा भी हमारे पास कुछ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, 11 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं। 11 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में 4 हमारे गवर्नमेंट के हैं और बाकी प्राइवेट हैं। ये जो प्राइवेट चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी एक अलग पोर्टल है जहाँ पे इनको रजिस्टर करना पड़ता है, नीति आयोग के पोर्टल है, रजिस्टर करना पड़ता है। और यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, दे आर चाइल्ड इन नीड ऑफ हेल्प। सो इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ भी अलग है एंड इन प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो एक्सप्लॉयटेशन फेस करके आए हैं और जिनके बचाव करना ज़रूरी है, वैसे बच्चों को भी हम लोग रखते हैं। तो हमारे 11 CCIs में अभी तक 300 के आसपास बच्चे हम लोग रखते हैं और इनके 4,000 रुपये पर जो भी बेनिफिशियरी है उनको 4,000 रुपये की ग्रांट पर महीना मिनिस्ट्री देती है।
ओके यदि हम ग्राउंड लेवल वर्कर्स की बात करें, क्योंकि इनका बहुत बड़ा एक रोल होता है जब भी कोई भी कार्य क्यों ना हो, तो ग्राउंड वर्कर जो ग्रास रूट वर्कर्स जिसको हम कह सकते हैं, इनका कितना बड़ा योगदान रहता है, किस प्रकार ये काम करते हैं और किस प्रकार डिपार्टमेंट इनको जो है हर एक जगह डिप्लॉय किया है? जी, हमारे अगर ग्रास रूट लेवल वर्कर्स की बात करें तो हमारे 3 तरह के ग्रास रूट लेवल वर्कर्स हैं और इनका सबसे बड़ा योगदान है ये डिपार्टमेंट चलने में और चलाने में इनके सबसे बड़ी योगदान है। पहले है हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स। आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ हमारे दूसरे कैटेगरी आते हैं जो आंगनवाड़ी हेल्पर्स हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स जो हैं हमारे 720 जितने आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, हर आंगनवाड़ी सेंटर में वर्कर एंड हेल्पर दोनों रहते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर का जनरल काम होता है, जो भी हम सर्विसेज दे रहे हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स में वो उन्हीं के माध्यम से देते हैं, चाहे वो 0 to 3 इयर्स का हो, 4 to 6 इयर्स का हो, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स के हो, इवन जितने हमारे पेंशन स्कीम्स रिलेटेड है, अगर ऑफलाइन, ऑनलाइन में तो अप्लाई करते हैं, अगर ऑफलाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो एप्लीकेशंस भी हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स ही कलेक्ट करते हैं। आंगनवाड़ी हेल्पर्स का रोल ये रहता है कि जो विद इन आंगनवाड़ी सेंटर है उनको अच्छे से मेंटेन करना, हाइजीनिक और सैनिटरी कंडीशन में मेंटेन करना, बच्चों को खाना देना। जब भी आंगनवाड़ी वर्कर फॉर एनी रीज़न इफ शी इज़ नॉट देयर, अगर वो नहीं आ पा रही हैं तो आंगनवाड़ी हेल्पर वो जगह पे आके वो काम करती हैं। इनके अलावा इन दोनों के ऊपर हमारे मुख्य सेविका होती हैं, अदरवाइज उनको बोलते हैं सुपरवाइज़र। एक मुख्य सेविका के तहत 10-15 आंगनवाड़ी वर्कर्स रहते हैं और उनका काम यही मॉनिटरिंग करना ही उनका मेजर काम है। तो जब भी कोई परेशानी होती है आंगनवाड़ी वर्कर्स को, ऑन द स्पॉट उसकी सोल्यूशन मुख्य सेविका लोग ही निकाल के देते हैं। मुख्य सेविका के ऊपर फिर हमारे CDPOs आते हैं जो ब्लॉक लेवल पे होते हैं। तो हमारे ग्रास रूट लेवल वर्किंग ऐसे मॉनिटर्ड और स्ट्रीमलाइंड है। जैसे हमने प्रारंभ से ये बात की कि न्यूट्रिशन के ऊपर हमने बहुत ध्यान दिया, तो मैं जानना चाहूँगा कि जो सप्लीमेंट न्यूट्रिशन प्रोग्राम वगैरह हमने आयोजन किया है, जो प्रेग्नेंट विमेन हैं या फिर जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनके बारे में कुछ जानना चाहेंगे मैडम? जी, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम में एक भाग हम चिल्ड्रन को दे रहे हैं, तो दूसरे भाग हम प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स जो हैं उनके लिए हैं। उनके लिए भी हॉट कुक्ड मील हम लोग देते हैं यहाँ पे। इसके अलावा ये तो उनके न्यूट्रिशन के हिसाब से हो गई। इसके अलावा उनके जो विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डे, VHSND डे बोलते हैं उसको, उस दिन को गांव में जितने प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनकी एक जनरल हेल्थ चेकअप होती है, जहाँ पे आशा एंड ANM जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं वो आते हैं, वो चेकअप करते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर का जनरल काम होता है कि ऐसे महिलाओं को चुन के निकालें, आइडेंटिफाई करें और उनको परस्यू करें कि आप जाइए, आप आइए, ये पर्टिकुलर प्रोग्राम में आप भाग लीजिए, अपना चेकअप करवाइए। इसके अलावा जब भी उनमें कोई प्रॉब्लम पाई जाती है तो उनको एडवाइस करना, जनरल काउंसलिंग देना, जनरल न्यूट्रिशन के बारे में अवेयरनेस देना और जो आयरन एंड फोलिक एसिड जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है वो भी देने की हम लोग उनको बताते हैं। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है इसी टाइम में सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम के तहत ही उनको ये भी बताते हैं कि हर महीना में उनको कितने मात्रा में अपनी न्यूट्रिशन बढ़ानी चाहिए या घटानी चाहिए, ये पूरे इंफॉर्मेशन वहीं पे देते हैं। अगला सवाल रहेगा मैडम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, हम इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से इस योजना के माध्यम से हमारे द्वीपों के जितने भी लोग हैं उनके लिए, उनके हित में कार्य होता है? जी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक ऐसा स्कीम है जहाँ पे हम जो भी प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनके, जब भी एक कोई महिला गर्भवती बनती है तो वो काम पे जाने में थोड़ी सी उनको परेशानी होती है। तो जब भी वैसे काम पे नहीं जा पाती है तो उनकी थोड़ी सी मुनाफा कम होती है, चाहे वो वेजेस हो, सैलरी हो, अगर बंद हो जाती है तो उसके पार्शियल कॉम्पनसेशन के हिसाब से सरकार उनको दे रही है। इसमें हमारे 2 तरह के हैं। जैसे कि जब पहला बच्चा होता है तो उसके लिए 2 इंस्टॉलमेंट में हम लोग पैसा देते हैं, 5,000 रुपये। 3,000 रुपये है आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड, डिलीवरी हो जाने के बाद, और फर्स्ट ANC एंटीनेटल चेकअप। तो फर्स्ट ANC हो जाने के बाद 3,000 रुपये दिया जाता है और बाकी जो 2,000 रुपये है वो पूरे जो बच्चे की जो इम्यूनाइजेशन साइकिल है वो भी जब पूरा हो जाता है उसके बाद 2,000 रुपये दिया जाता है। इसके अलावा अभी नया लेटेस्ट जो आया है मिनिस्ट्री से
वो है कि सेकंड चाइल्ड भी जब होगी तो वो सेकंड चाइल्ड अगर गर्ल चाइल्ड है तो उनको 6,000 रुपये दिया जाएगा, कुल मिला के 6,000 रुपये दिया जाएगा। और ये पूरा एक ही इंस्टॉलमेंट में दी जाएगी। और इसके लिए क्या है कि पूरी इम्यूनाइजेशन साइकिल, डिलीवरी भी हो जानी चाहिए, उसके बाद पूरी जो ANC है, 4 ANC होते हैं महिलाओं के, चारों ANC कंप्लीट होने चाहिए। इसके साथ साथ जो बच्चे का इम्यूनाइजेशन है वो भी पूरा इम्यूनाइजेशन साइकिल ख़त्म हो जानी चाहिए। जब ये सारा ख़त्म होने के बाद उसके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हमें दिए जाएंगे, तब हम उनको 6,000 रुपये डायरेक्ट DBT दे देते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि पिछले 10 सालों में डिपार्टमेंट के द्वारा जो अचीवमेंट्स हमने हासिल किया है, किस प्रकार वो लोगों तक पहुँचे और किस प्रकार उन्होंने मदद किया पिछले 10 सालों में, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे। जी, पहले हमारे ICDS के तहत हमारे है, ICDS मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हमारे सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2 अभियान अभी लगातार चल रही है। इसके अलावा ICPS इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम सर्विसेज जो है, इसमें हम मिशन वात्सल्य के नाम पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और मिशन शक्ति जो है वो विमेन एम्पावरमेंट के लिए स्पेशली चलाए गए हैं। तो पिछले 10 सालों में अगर हम देखें, हर तरीके से हर एक वर्ग के लिए अलग अलग स्कीम्स बनाए गए हैं। पहले जितने भी स्कीम्स थे उनको और भी थोड़ा होलिस्टिक अप्रोच के साथ बनाए गए हैं। जैसे पहले सिर्फ पोषण ही था आंगनवाड़ी सेंटर में, अभी उसके साथ साथ पढ़ाई भी हमने इंक्लूड की है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर बनाने के लिए हमने सक्षम आंगनवाड़ी का एक एंगल भी मिनिस्ट्री यहाँ पे लेके आई है। इस साल जैसे आप देखेंगे, सक्षम आंगनवाड़ी में हमारे 112 के करीब आंगनवाड़ी सेंटर्स हम लोग मॉडर्नाइज करने के प्रपोजल चला चुके हैं और इट इज़ अंडर प्रोसेस। तो ये हो जाने की संभावना है। इनके अलावा पहले हर एक वर्ग के लिए अलग हेल्पलाइन होती थी। जैसे विमेन हेल्पलाइन हमारे 181 में है, चाइल्ड हेल्पलाइन हमारे 1098 में थी। अभी सबको सिंगल नेशन सिंगल हेल्पलाइन के वन नेशन वन हेल्पलाइन के माध्यम से सारे हेल्पलाइंस को अभी एक ही हेल्पलाइन विच इज ERSS एक ही नंबर पे 112 के नंबर से जानी जाती है। तो 112 पे अभी कोई भी तरह की परेशानी हो, चाहे बच्चा रिलेटेड हो, चाहे एल्डरली सिटीजन के हो, चाहे ड्रग अब्यूज़ की हो, किसी की भी हो, आप 112 पे मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने जितने प्रॉब्लम्स है उसके सुझाव ले सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा एक एस्पेक्ट है जो हमने चलाई। इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में डायरेक्टरेट ऑफ प्रोहिबिशन के माध्यम से IRCA मतलब इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्शन, तो वहाँ पे जितने भी एडिक्ट्स आते हैं अल्कोहलिक अब्यूज़ या ड्रग अब्यूज़ की वजह से, तो उनके डी एडिक्शन करने की कोशिश की जाती है, बोथ एज मेडिकल काउंसलिंग एज वेल एज मेंटल काउंसलिंग भी उनको दी जाती है। तो ये सारे हमारे पिछले 10 सालों में बहुत बड़ा स्टेप है सोशल वेलफेयर के साइड से समाज कल्याण के लिए। जी, यदि हम हमारे द्वीपों की बात करें तो हमारा द्वीप जो है अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। तो यहाँ से लेके हम एक तरफ कैम्बल बे तक की बात कर सकते हैं या फिर हम ऊपर नॉर्थ अंडमान तक की बात कर सकते हैं। तो वैसे में देखा है तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है अक्रॉस दी आइलैंड्स किस प्रकार से चलता आ रहा है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के हिसाब से अगर आप बताएंगे तो आंगनवाड़ी सेंटर्स हमारे हर जगह पे हैं। 720 आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं जो हमारी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हैं। इनके अलावा हमारे CDPOs के ऑफिस हैं, मुख्य सेविका हैं, प्लस हमारे वर्किंग वुमेन हॉस्टल भी बहुत सारे हमने बनाए हुए हैं। एक हमारे पोर्ट ब्लेयर में हमारे 2 हैं, कार्निक में हमारे 1 है, और भी 2 अंडर प्रपोजल है, फाइनलाइज हो जाएगी, और भी 2 हैं नॉर्थ एंड मिडल अंडमान के लिए। इनके अलावा हमारे ओल्ड एज होम्स, जैसे हमने पहले ही बताया था, हमारे ओल्ड एज होम्स हैं। खासकर हमारा जो नया ओल्ड एज होम आया है उल्लास, जो अट्टम पहाड़ में है, वो महिलाओं के लिए है। तो ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं। इनके अलावा हमारे CCIs जो गवर्नमेंट CCIs हैं, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, वो भी हमारे पास 4 हैं। तो ये हमारे जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर। जी, जब भी हम बात करते हैं ग्रीवेंस जो होता है वो कहीं ना कहीं आ जाता है, कई लोगों को लगता है कि उन तक पहुंचा नहीं है, मे बी कुछ ना कोई तकनीकी कुछ ना कुछ हो सकती है प्रॉब्लम्स, लेकिन हमेशा ग्रीवेंस कहीं ना कहीं रह जाता है। तो क्या ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म वगैरह कुछ हमारे पास है और कैसे ये चलता है? जी, पहले तो मैं ऑफलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल के बारे में बात करूंगी। जब भी किसी भी नागरिक को लगता है कि उनके पर्टिकुलर ग्रीवेंस उस पर्टिकुलर आंगनवाड़ी सेंटर में
सुनी नहीं जा रही है या कुछ किया नहीं जा रहा है, तो इमीडिएटली वो अपने मुख्य सेविका जो हैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। अगर मुख्य सेविका से नहीं हो रहा है तो CDPO, और अगर CDPO से भी नहीं हो रहा है तो हम लोग डायरेक्टरेट में वी आर अवेलेबल। तो डायरेक्टरेट में या तो डायरेक्टर या प्रोग्राम ऑफिसर ICDS या वेलफेयर ऑफिसर विमेन या प्रोग्राम ऑफिसर स्पेसिफिकली नोडल ऑफिसर डिसेबिलिटी, ऐसा करके हमने अलग अलग नोडल ऑफिसर्स बनाए। किसी को भी वो कांटेक्ट करने से वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है उनकी सॉल्व हो जाए। इसके अलावा भी हमारे ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल है, एक है CP ग्राम्स और दूसरा LG हेल्प डेस्क में भी वो लोग अप्रोच कर सकते हैं। तो ये हमारे ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल के पोर्टल्स हैं। मैं मेरा एक आखिरी आपसे सवाल रहेगा कि हम जानना चाहेंगे, जितने भी हमारे दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए एक संदेश की, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये अवेयरनेस नहीं रहता है, जागरूक नहीं रहते हैं। कई सारे स्कीम्स जो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट देता है, तो आपका संदेश हमारे लोगों के लिए? जी, पहले तो मेरा संदेश ये रहेगा कि गांव लेवल पे जो भी आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उनको पहले विज़िट करें वो, क्योंकि आंगनवाड़ी सेंटर में हर रोज़ एक नई प्रोग्राम तो चलती रहती है, जहाँ पे हम लोग कोई डिस्कशन कर रहे हैं, किसी तरह के अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं, किसी तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, चाहे अकेले हो, आंगनवाड़ी वर्कर अकेले ही वो प्रोग्राम कर रही हो या फिर CDPO या मुख्य सेविका उनके गाइडेंस पे कर रही हो। इसके अलावा हम हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिल के भी बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं। तो अगर आपको सोशल वेलफेयर की जितने भी स्कीम्स हैं उनके बारे में जानना है, इन पर्सन जाके जानकारी लेनी है, तो आप आंगनवाड़ी सेंटर्स हमारे विज़िट करें। इसके अलावा खासकर जो महिलाएं हैं और जो माताएं हैं, खासकर जिनके बच्चे हैं, वो हमारे पोषण पंचायत नाम से हमारी एक प्रोग्राम चलती है हर आंगनवाड़ी सेंटर में। एक पर्टिकुलर दिन हर महीना पोषण पंचायत चलती है, जिसमें वो सही मात्रा में सुपोषण कैसे देना है बच्चे को, ना सिर्फ बच्चे को बल्कि महिलाओं के लिए भी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी कैसे खाना बनाना चाहिए, परोसना चाहिए वगैरह बताते हैं। तो वहाँ पे भी आ सकते हैं। इसके अलावा मेरा एक और निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं यहाँ पे वो आंगनवाड़ी सेंटर में अपने बच्चों को भेजें। पहले जो भी 6 साल से कम उम्र वाले बच्चे हैं उनको आंगनवाड़ी सेंटर में भेजें, क्योंकि अभी आंगनवाड़ी सेंटर बहुत बदल चुका है। पहले वहाँ सिर्फ खाना देने का एक जगह था आंगनवाड़ी सेंटर, अभी वहाँ पे पोषण पढ़ाई दोनों एक साथ हो रही है। तो बच्चे हंसते खेलते पढ़ने के लिए आते भी हैं और एक दूसरे को देख के फिर वो खाना भी खा लेते हैं। तो ये हमारी एक बहुत ही वाइब्रेंट सिस्टम आंगनवाड़ी सेंटर्स में डेवलप हो रही है। या इसके साक्षी बनने के लिए मैं निवेदन करूँगी कि जितने माताएं हैं, खास करके माता पिता हैं, अपने बच्चों को आंगनवाड़ी सेंटर ज़रूर भेजें, क्योंकि आंगनवाड़ी सेंटर एक पहला जगह है फॉर्मल सोशलाइजेशन के लिए। बच्चा जब घर पे रहता है तब अपने ही परिवार के साथ, अपने जितने भी माता पिता और जो भी रिलेटिव्स हैं उनके साथ उनकी एक फॉर्मल सोशलाइजेशन नहीं हो पाती, इट इज़ इनफॉर्मल। जब स्कूल जाने से पहले उनकी जो प्रिपेयर्डनेस होनी है वो बच्चे बिना डर के खुशी से हंसते खेलते आंगनवाड़ी सेंटर्स में ही डेवलप कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि सारी माताएं वहाँ पे अपने बच्चों को भेजें और ख़ुद भी जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं उसके लाभार्थी बने। इसके अलावा भी जिनके बारे में हमने बताया कि हम पेंशन स्कीम्स देते हैं, जो कम सशक्त वर्ग है, वो भी आंगनवाड़ी सेंटर्स में भी आ सकते हैं। इन जनरल हमारे सोशल वेलफेयर के वेबसाइट में भी हमारे स्कीम्स के बारे में दिया जाता है, तो उसमें भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं पेंशन के लिए। इसके अलावा जितने हमारे महिलाएं हैं, नारी हैं, जो अपने आप को एक्सप्लॉयटेड समझती है या उनको लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है, वो भी जब भी उनके साथ ऐसे एक फीलिंग आती है वो वन स्टॉप सेंटर ज़रूर जाएं। क्योंकि वन स्टॉप सेंटर में हमारी काउंसलिंग, जो मेंटल काउंसलिंग होती है, उसके साथ साथ उनको अगर लीगल हेल्प चाहिए, पुलिस हेल्प चाहिए, मेडिकल हेल्प चाहिए, चारों तरह की चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये मेरी बेसिक निवेदन है कि समाज कल्याण विभाग के जितनी भी सेवाएं हैं उसके लाभ उठाएं। जी मैडम, इट वाज एन ऑनर एंड प्रिविलेज कि मुझे आपके साथ डिस्कशन करने का मौका मिला। एंड मैडम, इट वाज रियली अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने बहुमूल्य समय निकाला और आपने आज के डिस्कशन में हमारी सहायता दी और आपने जो भी सवाल थे बहुत ही उम्दा रूप से और बहुत ही सक्षम रूप से आपने हमें समझाए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम कार्यक्रम में आने का।
तो दर्शकों, मैं समझता हूँ कि आज का यह कार्यक्रम और यह विषय बहुत ही लाभदायक था। आप तक यह विषय पहुँची है और आप जागरूक हुए हैं। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि आप जागरूक होते हैं तो आपके माध्यम से आपका परिवार, आपके पड़ोसी और आपके मित्रगण सभी जागरूक हो सकते हैं। हम आपके साथ एक नए विषय के साथ मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।